आज हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। पृथ्वी कई परतों में विभाजित है। इसे हम कंपेयर करें तो कह सकते हैं कि यह प्याज के अलग अलग परतों की तरह है। ऊपर के परत हल्के पदार्थों के बने हुए हैं, जो नीचे की परतें हैं वो अधिक घनत्व के पदार्थों से बने हुए हैं। पृथ्वी के विषय में जो जानकारी हमें मिलती है उसके दो सोर्स हैं। पहला डायरेक्ट सोर्स और दूसरा इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स में जो गहरी खानें हैं उन खानों से अलग अलग गहराई में निकले हुए पदार्थों से हमें पता चलता है कि वहाँ किस प्रकार की चट्टानें हैं। इसी तरह से कुछ गहरे ड्रिल्स हैं पेट्रोलियम निकालने के लिए या साइंटिफिक स्टडी के लिए। जैसे सबसे गहरा ड्रिलिंग जो हुआ है वो कोला आर्कटिक में हुआ है, जो 12 किलोमीटर गहरी है। ड्रिलिंग के समय अलग अलग गहराई से जो मटेरियल मिलता है उसका लेबोरेटरी में टेस्ट करके हम जान सकते हैं कि वह क्या पदार्थ है और किन रासायनिक संघटकों से बना हुआ है। लेकिन 12 किलोमीटर से अधिक गहरी जानकारी हमें माइंस या ड्रिलिंग से नहीं मिल सकती। इससे गहरे क्षेत्र की जानकारी हमें ज्वालामुखी उद्गार से मिलती है। ज्वालामुखी उद्गार सामान्यतः 200 से 300 किलोमीटर की गहराई से निकलता है, और इससे जो मैग्मा निकलता है तो हम जान सकते हैं कि उस गहराई में जो चट्टानें हैं वो किस प्रकार की हैं और उनका घनत्व क्या है, उनका रासायनिक संगठन कैसा है। लेकिन पृथ्वी का जो रेडियस है वो 6371 किलोमीटर है। इस गहराई तक हम डायरेक्ट साक्ष्य से कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें इनडायरेक्ट एविडेंसेस पर रिलाई करना पड़ता है। इनडायरेक्ट साक्ष्य की यदि हम बात करें तो उस इनडायरेक्ट साक्ष्य में हमें तापमान, दबाव, घनत्व, गुरुत्वाकर्षण इत्यादि से पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी मिलती है। लेकिन सबसे अहम जानकारी हमें भूकंपीय तरंगों से मिलती है, और उन भूकंपीय तरंगों की सहायता से हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की बहुत बेहतरीन जानकारी प्राप्त करते हैं, और वही हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग आधार है। अभी हम एक डायग्राम के सहायता से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो अलग अलग भूकंपीय तरंगे हैं वो किस प्रकार से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देता है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उससे हम पी वेव, एस वेव और एल वेव की सहायता से जान सकते हैं। जब भी किसी भी क्षेत्र में भूकंप पैदा होगा तो ये तीनों ही तरंगें पैदा होगी। पी वेव और एस वेव को हम बॉडी वेव्स कहते हैं, एल वेव को हम सरफेस वेव्स कहते हैं, जो कि सिर्फ पृथ्वी के धरातल पर उत्पन्न होता है। पी वेव सबसे तेज चलने वाले वेव्स हैं तथा यह सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही स्थिति में ट्रेवल कर सकते हैं। एस वेव सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करता है, लेकिन लिक्विड और गैस में ये ट्रेवल नहीं कर सकता है, यह विलुप्त हो जाता है। एस वेव इन दोनों तरंगों के द्वारा सतह की चट्टानों से इंटरेक्ट करने के कारण उत्पन्न होता है, और यह हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी नहीं देता, क्योंकि यह सिर्फ सरफेस पे चलता है। अब इस पी, एस और एल वेव के इन विशेषताओं के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने की कोशिश करेंगे। पी और एस वेव दोनों की एक और खासियत है, और वो है सॉलिड में इसका स्पीड अधिक होगा, और पी वेव का स्पीड जैसे ही प्लास्टिक या लिक्विड स्टेट आएगा तो वहाँ पर उसका स्पीड कम हो जाएगा। एस वेव लिक्विड स्थिति में विलुप्त हो जाता है। दूसरी बात, पी वेव और एस वेव दोनों ही अधिक घनत्व के पदार्थ में इनकी गति अधिक तेज होगी, और कम घनत्व के पदार्थ में
इनकी गति कम हो जाएगी। अब हम पी वेव के स्पीड को जानते हैं, एस वेव के स्पीड को जानते हैं, तो कहीं भी यदि भूकंप उत्पन्न हुआ है, उस उत्पन्न हुए फोकस से उसकी तरंगे पी वेव और एस वेव में अलग अलग सिस्मिक स्टेशन पर कितने देर में प्राप्त हुई, किस गहराई से होके गुजरी, उसके आधार पर हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझ पाएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग की सबसे सटीक जानकारी हमें भूकंपीय तरंगों से मिलती है, जिसमें पी वेव और एस वेव बेहद ही महत्वपूर्ण है। पी वेव को यदि हम इस डायग्राम में देखें तो पी वेव जैसे जैसे फोकस से निकल रहा है और निकलते हुए वह सीधी रेखा में गमन नहीं कर रहा, बल्कि इसमें एक कर्वेचर पैदा हो रहा है। और कर्वेचर इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग की तरफ जैसे जैसे हम जाते हैं, पृथ्वी का घनत्व बढ़ता जाता है, और इस बढ़ते हुए घनत्व के कारण इन तरंगों में रिफ्रैक्शन होता है और ये मुड़ती रहती हैं। चूँकि पी वेव सॉलिड और लिक्विड दोनों में ट्रेवल कर सकता है, इसलिए यह क्रस्ट, मेंटल और कोर तीनों से ही होके गुजरता है। जहाँ अधिक घनत्व है उसका स्पीड काफ़ी बढ़ जाता है, जहाँ कम घनत्व है वहाँ इसका स्पीड कम हो जाता है। कोर से गुजरते हुए चूँकि मेंटल के बाद कोर का घनत्व एकाएक बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ रिफ्रैक्शन का दर भी बढ़ता है और इसमें फिर से मुड़ाव होता है। और इस प्रकार से जो तरंगें कोर को नहीं छूती हैं वह अधिक से अधिक 103 डिग्री के पास पृथ्वी के दूसरे सतह से निकलती हैं, जबकि जो तरंगें पृथ्वी के कोर से होकर गुजरती हैं वह 142 डिग्री पर पृथ्वी के दूसरी तरफ निकलती हैं और पूरे पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में इसे 21 मिनट्स का टाइम लगता है। कुछ भाग ऐसा है जिसमें भूकंपीय तरंग पी पहुंच नहीं पाता और उस भाग को हम शैडो जोन के नाम से जानते हैं। और ये शैडो जोन इसलिए उत्पन्न होता है कि रिफ्रैक्शन के कर्वेचर के कारण जो तरंगें कोर को नहीं छूती वो 103 डिग्री तक पहुंचती हैं, जो कोर से होके पार करती हैं वह 142 डिग्री तक पहुंचती हैं, और इस प्रकार 103 से 142 डिग्री का भाग शैडो जोन रह जाता है पृथ्वी के दोनों ही तरफ। पी तरंगें जैसे जैसे अधिक घनत्व में ट्रेवल करेंगी वहाँ उनका स्पीड बढ़ेगा, लेकिन लिक्विड के आने पर इनके स्पीड में कमी आ जाती है, और स्पीड में कमी से हमें ये पता चलता है कि वह भाग लिक्विड या प्लास्टिक अवस्था में है। एस वेव्स की यदि हम बात करें तो एस वेव्स लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर सकता। कोर का बाहरी भाग चूँकि प्लास्टिक स्टेट में है, इसलिए सारे के सारे एस वेव्स यहाँ 2900 किलोमीटर की गहराई में आकर ख़त्म हो रहे हैं। और इस रिफ्रैक्शन के कारण एस वेव्स क्रस्ट और मेंटल से तो होके गुजर रहा है, लेकिन जहाँ से कोर की शुरुआत होती है वहाँ से कोई भी तरंग आगे नहीं बढ़ पाता, और इस प्रकार 103 डिग्री से लेके 103 डिग्री तक दोनों तरफ का जो भाग है उसको हम लोग शैडो जोन के रूप में जानते हैं। अब हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना की बात करेंगे, और पृथ्वी के आंतरिक संरचना में क्रस्ट से पृथ्वी के केंद्र तक की गहराई 6371 किलोमीटर है। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं इसके घनत्व में लगातार वृद्धि होती है। घनत्व जो कि क्रस्ट में पृथ्वी के सतह पर 2.9 है, वह पृथ्वी के केंद्र तक 13.6 तक पहुंच जाता है। पृथ्वी की जो अलग अलग परतें हैं उन्हें कुछ जियोलॉजिस्ट ने सबसे पहले पता लगाया, और उन्हीं के नाम पे वो डिस्कंटिन्यूटी या असांतत्य जाना जाता है।
तीन भागों में मुख्यतः पृथ्वी को विभाजित किया जाता है। पहला भाग सबसे ऊपरी भाग है जिसे क्रस्ट के नाम से जानते हैं, जो 0 से 30 किलोमीटर तक मोटा है। इसकी मोटाई सभी जगहों पर एक जैसी नहीं है। महासागरों के नीचे यह 5 किलोमीटर से भी कम मोटा है, जबकि पर्वतों के नीचे इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक है। 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक का जो भाग है यह बीच वाला भाग है, जिसे हम मेंटल के नाम से जानते हैं। यह मेंटल भी दो भाग में विभाजित किया जाता है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। इसी तरह से तीसरा सबसे गहरा भाग जो है इसे क्रोट के नाम से हम जानते हैं। कोर भी दो भागों में बांटा जाता है, आउटर कोर और इनर कोर। इन दोनों को विभाजित करने वाली कोई लाइन नहीं है, बल्कि एक लेयर है जिसे ट्रांजिशन जोन के नाम से जानते हैं, जो कि 4600 किलोमीटर से लेकर 5151 किलोमीटर तक है। इसमें घनत्व की यदि हम बात करें तो घनत्व में लगातार वृद्धि होती है, और पी वेव के कैरेक्टरिस्टिक को यदि हम देखें तो पी वेव सतत रूप से उसकी गति बढ़ती है, और सतत रूप से गति बढ़ने का मतलब हुआ कि लगातार जैसे जैसे पृथ्वी के केंद्र में हम जा रहे हैं वैसे वैसे घनत्व में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन इसमें कई जगहों पे इस पी वेव्स के स्पीड में एकाएक फ्लक्चुएशन आता है, और उस फ्लक्चुएशन के आधार पे अशांतता की जानकारी मिलती है, यानी कि वहाँ पर एकाएक ही घनत्व में परिवर्तन हुआ है, और उस फ्लक्चुएशन के आधार पर या स्पीड में एकाएक कमी या बढ़ोतरी के आधार पर हम लोग समझ पाते हैं कि अब पृथ्वी में जो पदार्थ है वह कुछ अलग किस्म के पदार्थों का है, अलग घनत्व का बना हुआ है। पी वेव और एस वेव में एक खास चीज हम देखते हैं कि 2900 किलोमीटर में जाकर के एस वेव पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है, यानी ये जो भाग है यह प्लास्टिक स्टेट में है, चट्टानें यहाँ पिघली हुई अवस्था में है। पी वेव्स को यदि हम देखें तो पी वेव्स का स्पीड जो कि सतत रूप से बढ़ता जा रहा था वह 2900 किलोमीटर पर उसका स्पीड तकरीबन 13 किलोमीटर प्रति सेकंड तक पहुंच गया, लेकिन 2900 किलोमीटर की गहराई पर आते ही पी वेव का स्पीड एकाएक कम होता है और वापस 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की तरफ पहुंच जाता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि पी वेव सॉलिड और लिक्विड दोनों में ट्रेवल करेगा, लेकिन लिक्विड में उसका स्पीड काफी कम हो जाएगा। अब यहाँ से 2900 किलोमीटर की गहराई से पी वेव पुनः धीमी गति से बढ़ना शुरू करता है, स्पीड उसकी बढ़ती है, जैसे 8 किलोमीटर फिर 10 किलोमीटर, और इस तरह से उसके स्पीड में बढ़ोतरी होती है। 4600 किलोमीटर पर उसके स्पीड में फिर से एक बार ब्रेक आता है, और ब्रेक आके एकाएक फिर से वो धीमी गति से बढ़ता है, और फिर तेज गति से, फिर धीमी गति से, इस तरह से इसके स्पीड में उतार चढ़ाव आता है। अब सवाल ये उठता है कि यदि यह भाग कम तापमान पर भी पिघली हुई अवस्था में है तो क्रोट का निचला भाग पिघली हुई अवस्था में क्यों नहीं है? हो सकता है यह पिघली हुई अवस्था में हो, कुछ विद्वानों का मत है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये भले ही पिघली हुई अवस्था में हो, लेकिन इसका व्यवहार सॉलिड जैसा है, चूंकि इसका घनत्व तो बहुत ही ज्यादा है 13.6। अब इन कुछ लेयर्स को विभाजित करने वाले जो असांतत्य हैं या डिसकंटिन्यूटी हैं, ये उन विद्वानों के नाम से जाना जाता है जिन्होंने सबसे पहले इसका पता लगाया। क्रस्ट को भी दो भाग में विभाजित करते हैं, आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट। आउटर और इनर क्रस्ट को विभाजित करने वाला जो असांतत्य है या डिसकंटिन्यूटी है उसे कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। दूसरा असांतत्य जो है उसे हम लोग मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं, जो कि क्रस्ट और मेंटल को विभाजित करता है। 30 किलोमीटर के आसपास ये है, इसकी मोटाई कहीं 30 है, कहीं 40 है, कहीं 50 है, कहीं 5 है। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी है ये मोहोरोविक महोदय ने सबसे पहले पता लगा, और इसे हम मोहो डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं।
तीसरा डिसकंटिन्यूटी रेपेटिव डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है, जो कि मेंटल को दो भागों में विभाजित करता है, आउटर मेंटल और इनर मेंटल, जिसकी गहराई 650 किलोमीटर है। यहाँ पृथ्वी का घनत्व तकरीबन 4.3 के आसपास आ जाता है। 2900 किलोमीटर की गहराई कोर और मेंटल को विभाजित करता है, जिसका पता सबसे पहले गुटेनबर्ग महोदय ने लगाया था, और इसलिए गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी मेंटल और कोर को विभाजित करने वाली डिसकंटिन्यूटी है। पांचवा डिसकंटिन्यूटी ट्रांजिशन डिसकंटिन्यूटी है, जो कि आउटर और इनर कोर को विभाजित करता है। यह डिसकंटिन्यूटी किसी लाइन के रूप में नहीं है, बल्कि एक क्षेत्र है जिसका गुण न तो आउटर कोर का है न तो इनर कोर का। इस तरह से अलग अलग गहराई में अलग अलग डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है, और डिसकंटिन्यूटी के बाद एक परत से दूसरे परत की शुरुआत हो जाती है। घनत्व में भी हम लगातार बदलाव देख रहे हैं। 2.9 क्रस्ट पर, क्रस्ट के निचले भाग में 3.3, आउटर और इनर मेंटल का जो डिवीजन है उसमें 4.3, मेंटल और कोर का डिवीजन है वहाँ तकरीबन 10 के आसपास एकाएक बदलाव आता है, 5.5 से सीधे 10। उसके बाद ट्रांजिशन जोन के निचले वाले भाग में 12.3 से 13.3, और सबसे ज़्यादा घनत्व का मटेरियल है 13.6, जो कि इनर कोर में है। इसी के आधार पर यह जो पदार्थ हैं, जिसका अलग अलग अरेंजमेंट हुआ पृथ्वी के उत्पत्ति के बाद लगातार पृथ्वी के घूर्णन के कारण, जिसमें सबसे भारी और अधिक घनत्व वाले पदार्थ पृथ्वी के केंद्र की तरफ मूव करने लगे, और जो हल्के पदार्थ थे वह पृथ्वी के बाहरी भाग की तरफ करने लगे। इस तरह से सबसे हल्के पदार्थ, जिसे हम सियाल के नाम से जानते हैं, वो सबसे ऊपरी परत है। ठीक उसके नीचे का जो परत है उसे हम सीमा के नाम से जानते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता के कारण। और सबसे गहरे भाग में जो पदार्थ हैं उसे हम नीफे के नाम से जानते हैं, निकेल और फेरस। इसमें और भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैं, लेकिन मुख्यतः जो मुख्य धातु या मुख्य जो पदार्थ पाए जाते हैं उसके नाम पर इनका नामकरण किया गया है। धन्यवाद।